हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। तो डिफरेंट पीक इन एन IR स्पेक्ट्रम हैव डिफरेंट इंटेंसिटी। मेनली दो फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे सैंपल के उतने ही ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी। जैसे तो क्या होगा, अभी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सैंपल की उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी आएगी इफ़ अदर थिंग्स आर इक्वल। अगर कंसंट्रेशन सेम है तब भी हम कहेंगे कि अगर जैसे एग्जांपल ले हम नॉन एन में CH2 मॉलिक्यूल हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो CH स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें नॉन एन में तो उसमें CH बॉन्ड ज़्यादा हैं, प्रोपेन में CH बॉन्ड कम है। तो नॉन एन में जो इंटेंसिटी आती है CH स्ट्रेचिंग की वो ज़्यादा आएगी क्योंकि इट इज़ रिच इन CH बॉन्ड्स। दूसरा फैक्टर जो डिसाइड करेगा इंटेंसिटी को वो है मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट चेंज। अगर डायपोल मोमेंट में चेंज ज़्यादा आएगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। अगर डायपोल मोमेंट में चेंज कम है तो इंटेंसिटी कम आएगी। जैसे हम दो एग्जांपल लेके समझाते हैं। ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसमें C डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें जो डायरेक्शन है डायपोल की वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होती है। तो इस कार्बन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन के साथ CH2 है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, कार्बन से CH2 ग्रुप की तरफ। तो इसका मतलब इसकी डायपोल मोमेंट 0 से ज़्यादा है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 1640 पे है और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। दूसरे मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें तो इसमें क्योंकि ये सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, 0। तो इसमें IR एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, यानी कि इंटेंसिटी है ही नहीं। तो नो IR एब्जॉर्प्शन फॉर C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग इन केस ऑफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मीन्स विच हैव 0 डायपोल मोमेंट। दूसरा एग्जांपल और लें हम, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं दोनों कार्बन पे, और ऊपर की तरफ ET का मतलब है इथाइल, PR का मतलब है प्रोपाइल। तो इथाइल से प्रोपाइल ग्रुप का प्लस I इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है लेकिन इट इज़ वेरी लो। तो इस केस में क्योंकि C डबल बॉन्ड C में डायपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जो है ना के बराबर है तो इसका हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा वीक आएगा। और दूसरी बात अगर हम करें कि ये C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल की डायरेक्शन हो गई कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। तो ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल माना जाता है क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसमें डायपोल मोमेंट में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा आएगा। जबकि अगर हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है उसमें पोलर नेचर कम है तो उसके अंदर जो चेंज है डायपोल का वो कम आएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप वाले फंक्शन ग्रुप अगर हैं तो उनकी इंटेंसिटी हमेशा हाई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। एब्जॉर्प्शन इन IR रीजन ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल की वजह से होता है। एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे, ट्रांजिशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। और नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड वो डिपेंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स पॉसिबल, कितने उसमें ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, ठीक है, तो उतने ही क्या होंगे उसमें फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। तो इसको हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर हमारा लीनियर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में अगर n एटम है तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3n। अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर n एटम हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो कितनी होंगी 3n। अब एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उसमें 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी उसमें 3 होंगी अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो टोटल हो गए हमारे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। और टोटल हमारे क्या थे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n। तो 3n में से ये अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो वो आ जाएंगे हमारे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल हमारे जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स रह जाएंगे, वाइब्रेशनल मोड वो आ जाएंगे 3n - 6। मान लो बेंजीन है C6H6 फार्मूला है इसका, तो उसमें टोटल एटम कितने हैं 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। तो n की जगह अगर हम 12 रख दें तो 3 × 12 - 6 तो ये आ गए 30। तो 30 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड बेंजीन में आने चाहिए थ्योरेटिकली। अगर हमारा मॉलिक्यूल क्या है लीनियर, लीनियर मॉलिक्यूल में जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वही रहेंगे 3n, लेकिन इसके अंदर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं 2। उसके एक्सिस के खुद के एक्सिस के अलोंग रोटेशन नहीं मानी जाएगी तो उसमें रह गए 2। लेकिन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेंगे अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। वाइब्रेशनल मोड जो बचे वो कितने आएंगे 3n तो टोटल थे, उसमें से 2 तो माइनस हो गए हमारे रोटेशनल और 3 माइनस हो गए ट्रांसलेशनल, यानी कि 3n - 5। जैसे CO2 मॉलिक्यूल है लीनियर होता है, स्ट्रक्चर बना रखे नीचे C के दोनों तरफ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो इसके अंदर 3 एटम हैं, तो जो फॉर्मूला हमारा 3n - 5, तो n की जगह अगर हम वैल्यू पुट करें 3 तो ये आ जाएगा हमारा 4 फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड। तो ये थ्योरेटिकली आया है ये, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल पॉसिबल एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड। तो ये जो पॉसिबल हमने सोचे हैं वो नहीं आ पाते प्रैक्टिकली। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि डायपोल मोमेंट चेंज डज नॉट अकर इन ऑल, क्योंकि सभी में डायपोल मोमेंट का जो चेंज है वो नहीं आता, क्योंकि सिमेट्री हो सकती है उनके बीच में। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर सिमेट्रिक है तो स्ट्रेचिंग इथीन में नहीं आएगी, ऐसे CH स्ट्रेचिंग इन मीथेन डू नॉट गिव एब्जॉर्प्शन बैंड, क्योंकि डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा। अब जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है वो क्या हो सकती हैं वेरी वीक, कि उनको हम ऑब्जर्व ही ना कर पाएँ, उनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम है तो उनको हम ऑब्जर्व ना कर पाएँ। या जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस हैं वो क्या हों हमारे ऑर्डिनरी IR रीजन से बाहर आएँ, या तो नियर IR में हों या फार IR में, ऑर्डिनरी रीजन में ना आएँ। या क्या हो सकता है कि वो आपस में इतनी क्लोज हों कि वो आपस में ओवरलैप हो जाएं और हमें अलग अलग दिखाई ना दें। तो ये तो थे कि वो जितने थ्योरेटिकली हम सोचते हैं उतने आ ही ना पाते। दूसरी बात एक और भी है कि कुछ बैंड ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते ही नहीं लेकिन फिर भी अपीयर हो जाते हैं, और वो 3 वजह हैं जिनकी वजह से अनएक्सपेक्टेड बैंड्स भी आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरटोन्स। ओवरटोन क्या होता है? मान लो हमारा जो फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है वो मान लो म्यू बार पे आना था, तो उसका क्या आ जाए वो डबल आ जाए, ट्रिपल पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि मान लो 1 लेवल से 0 ग्राउंड स्टेट में अगर आए तो पॉसिबल था हमारा फंडामेंटल। अब वो 1 की बजाय 2 से 0 में आए, 3 से 0 में आए, 4 से 0 में आए, तो पॉसिबिलिटी जो है वो अनेकों बन जाते हैं। तो दीज अपीयर एट ट्वाइस थ्राइस, है ना, 4 टाइम्स द वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशन अगर न्यू बार है तो वो कहाँ पे हो सकता है? डबल ऑफ न्यू बार, ट्रिपल ऑफ न्यू बार।
लेकिन ये 10 to 100 टाइम्स लेस इंटेंस होते हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होती है। एरोमेटिक कंपाउंड शो मैनी वीक ओवरटोन एंड कम्बिनेशन बैंड, अभी कम्बिनेशन बैंड भी बताऊंगा मैं अगला, इन द रीजन 1667 से 2000 तक। यूजिंग दीज वी कैन टेल देयर सब्सटीट्यूशन पैटर्न, ये ओवरटोन की हेल्प से हम बता सकते हैं कि वो मोनो सब्सटीट्यूट है, बेंजीन के ऊपर एक सब्सटीट्यूट लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं या 3 लगे हुए हैं, या अगर वो डाई सब्सटीट्यूटेड है तो हम बता सकते हैं कि वो ऑर्थो पोजीशन पे है या मेटा पे है या पैरा। तो इनका काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा, आगे देखेंगे। तो दूसरा है कम्बिनेशन बैंड। कम्बिनेशन बैंड का क्या मतलब है कि एक मान लो 200 पे अपीयर हो, 200 तो नहीं आएगा खैर इसमें, 1000 पे हो, एक 1200 पे हो, तो दोनों का सम होके वो 2200 पे आ जाए। तो दीज अपीयर एज कम्बिनेशन, नाम से पता लग रहा है कंबाइन होना यानी कि सम होना, एज कम्बिनेशन ऑफ 2 वेव नंबर ऑफ द 2 फंडामेंटल वाइब्रेशन, यानी कि एक न्यू बार है, न्यू 1 बार है और दूसरा न्यू 2 बार है फंडामेंटल, तो दोनों का सम होके म्यू बार कम्बिनेशन वाला आ जाएगा। ऐसे डिफरेंस अगर इनमें माइनस हो जाए तो वो क्या आ जाएगा, डिफरेंस बैंड। थर्ड क्या हो गया, डिफरेंस बैंड। दीज अपीयर एज वेव नंबर विच कोरस्पोंड टू डिफरेंस इन वेव नंबर ऑफ 2 फंडामेंटल वाइब्रेशन, एक की फंडामेंटल वाइब्रेशन न्यू 1 बार, दूसरे की न्यू 2 बार। ये भी क्या होते हैं, 10 to 100 टाइम्स लेस इंटेंस होते हैं। So IR spectrum become very complex due to all these bands। जो theoretically हम सोच रहे थे वो तो अपीयर नहीं हो रहे, और ये अलग अलग जो जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, तो वो भी अलग अलग जगह अगर आ जाएंगे तो हम बता नहीं पाते कि कौन सा किस वजह से आया है। तो IR स्पेक्ट्रम हमारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और एक है फर्मी रेजोनेंस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, पेपर में ज़रूर आएगा। If energy of fundamental vibration is very close to overtone or combination band, then transfer of energy occur from the fundamental vibration to overtone vibration या combination band, तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। मान लो हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशन जो है वो जैसे 1100 पे है, ठीक है, और ओवरटोन जो है, ओवरटोन होके यानी कि किसी का सम होके या कम्बिनेशन बैंड होके वो भी अगर 1100 पे आ जाए तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ओवरटोन की। तो लिखा ना, इन केस ऑफ ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड, इफ एनर्जी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इज क्लोज टू ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड, then transfer of energy occur from the fundamental vibration to overtone vibration और combination band। तो ये जो मैकेनिकल कपलिंग है, जैसे अगर हम बात करें न्यू 1 है ना, न्यू 2, न्यू 3, ये अलग अलग फंडामेंटल वाइब्रेशन हैं, और न्यू 2 के नज़दीक कोई और आ जाए, न्यू 1 प्लस न्यू 3 आ जाए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इसके नज़दीक आ जाती है तो, या फिर डबल ऑफ न्यू 1 आ जाए यहाँ पे, तो ये ओवरटोन कहेंगे या कम्बिनेशन बैंड कहेंगे। और न्यू 2 क्या हमारा फंडामेंटल, तो ये फंडामेंटल से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है इन कम्बिनेशन बैंड में या ओवरटोन में। तो दिस मैकेनिकल कपलिंग बिटवीन फंडामेंटल एंड ओवरटोन और कम्बिनेशन बैंड is called Fermi resonance. It is observed in carbonyl groups। कार्बोनिल ग्रुप में जैसे 2 पीक आएंगी, एक तो फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से फंडामेंटल आएगी, और फर्स्ट ओवरटोन ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन ऑफ अल्फा मिथाइल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH2 ग्रुप होगा, तो CH स्ट्रेचिंग वगैरह के साथ जो आएगी हमारी इसकी फंडामेंटल जो आएगी CH2 के लिए, तो बेंडिंग आएगी। बेंडिंग का जो ओवरटोन आएगा वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ इक्वल एनर्जी का होगा, तो
तो कार्बोनिल ग्रुप की एनर्जी ट्रांसफ़र होकर किस में चली जाती है, अल्फा मिथाइल वाले में, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो दिस इज फर्मी रेजोनेंस। सिलेक्शन रूल्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड possess dipole moment due to the presence of polar covalent bonds linking the constituent atom। डायपोल मोमेंट की वजह क्या होती है, क्योंकि पोलर बॉन्ड होते हैं उसमें। व्हेन ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड अंडरगो ए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे कि OH स्ट्रेचिंग, या टू पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स शेयरिंग ए कॉमन एटम अंडरगो बेंडिंग वाइब्रेशन, जैसे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं तो वो बेंडिंग हो जाएगी। देन एन ऑसिलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड। इंटरेक्शन बिटवीन दिस ऑसिलेटिंग डायपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ IR रेडिएशन लीड्स टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन। जो ये हमारी डायपोल मोमेंट होती है, फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट, जैसे पहले भी बताया था कि एब्जॉर्प्शन होता है तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं होते, और बॉन्ड रिजिड नहीं है तो वो स्ट्रेचिंग या वाइब्रेशन होती रहती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो इंटेंसिटी जो फ्रीक्वेंसी चेंज ना होके उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है एम्पलीट्यूड, और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से उसमें फ्लक्चुएटिंग डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होती है, और वो कंबाइन कर जाती है इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑफ IR रेडिएशन। तो ये इंटरेक्शन तभी हो सकती है जब डायपोल मोमेंट एक एक्सट्रीम और दूसरे एक्सट्रीम में अलग अलग हो। दिस इंटरेक्शन एंड हेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन कैन अकर ओनली इफ डायपोल मोमेंट एट वन एक्सट्रीम ऑफ द वाइब्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डायपोल मोमेंट एट अदर एक्सट्रीम ऑफ द वाइब्रेशन। जैसे ये मैंने एक फोर्क, ये मतलब चिमटा सा बना रखा है, इसको अगर ज़मीन में मारे तो ये फ्लक्चुएट करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशंस टर्मिनल्स पे ज़्यादा होगी, और जहाँ पे ये जुड़े हुए हैं आपस में, एंगल जहाँ पे बना रखा है वहाँ पर कम होगी। तो अगर ऐसा डिफरेंस मिलता है डायपोल मोमेंट का तो उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन रमन स्पेक्ट्रा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि जिसमें एनर्जी IR में एब्जॉर्प्शन नहीं होता उसमें रमन में हो जाएगा। हाउएवर इन रमन इफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी अकर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द रेडिएशन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मोलिक्यूल। Thus there are different rules called the selection rules which determine whether a particular vibration would be IR active or Raman active। तो कुछ सिलेक्शन रूल बना रखे हैं कि कौन सा रमन में एक्टिव होगा और कौन सा IR में एक्टिव होगा। इन जनरल द वाइब्रेशन विच आर सेंट्रोसिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल आर एक्टिव इन रमन। जो सेंट्रोसिमेट्रिक है वो तो रमन में एक्टिव होते हैं, और जो जिसमें क्या है, जो सेंटर में सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक, वो IR में एक्टिव होगा, क्योंकि उसकी डायपोल मोमेंट में चेंज आएगा। सेंट्रोसिमेट्रिक में डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आएगा तो वो रमन एक्टिव है, IR इनएक्टिव है। लेकिन जो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं है, यानी कि सेंट्रो एसिमेट्रिक है, वो IR में एक्टिव होगा और रमन में इनएक्टिव। तो दिस मीन्स दैट रमन एंड IR स्पेक्ट्रा आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा तो पहला नहीं है। हाउएवर IR स्पेक्ट्रा आर मोर इजीली obtained and are also most informative for organic chemists since most of the functional group are not centrosymmetric। क्योंकि हमारे मोस्टली फंक्शनल ग्रुप सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं हैं, तो उनके लिए IR स्पेक्ट्रा आसानी से भी ऑब्टेन हो जाएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला भी होगा। इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल लेके, जैसे CO2 है, CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इट हैज़ 3n-5, यानी कि n की जगह कितने एटम आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो 3 × 3 - 5, 4 फंडामेंटल वाइब्रेशन पॉसिबल हैं इसमें थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली देखते हैं कितने आएंगे।
तो 4 फंडामेंटल ये ABCD दिखा रखे हैं। ए में देखो क्या है, सी से ऑक्सीजन की तरफ, दोनों में एक तरह से क्या है, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, दोनों बाहर की तरफ है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, तो सिमेट्रिक हो गया तो ये सेंट्रोसिमेट्रिक हो गया, तो IR क्या हो गया, इनएक्टिव, और रमन क्या हो गया, रमन हो गया ये एक्टिव। तो सेंट्रोसिमेट्रिक है तो रमन में इसमें वैल्यू आएगी 1340 पे। और जो ये बी है ये क्या हमारा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक बोन छोटा हो रहा है और दूसरा बोन क्या हो रहा है, बड़ा। तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है ये, तो ये IR में क्या होगी, एक्टिव, और रमन में क्या होगी, इनएक्टिव। तो IR में इसमें जो फ्रीक्वेंसी वेव नंबर आएगा वो 2350, म्यू बार लिखेंगे हम, यहाँ पे बार रह गया। सी और डी में बेंडिंग वाइब्रेशन है और ये दोनों ही क्या हैं, एसिमेट्रिक, तो दोनों एक जैसी ही हैं, तो ये IR एक्टिव रहेगा, तो रमन में क्या हो गया, इनएक्टिव। तो ये डीजनरेट हैं, जो सेम वेव नंबर पे आए एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं हम डीजनरेट। तो ये IR आ गया हमारा 667 पर सेंटीमीटर पे। ओनली 2 फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर पॉसिबल। अब देखो ये जो हमारा बी था, एक तो ये हो गया, सी और डी एक ही माना जाएगा क्योंकि 667 पर सेंटीमीटर पे है। तो 2 ही फंडामेंटल वाइब्रेशन हमारे आए, 2350 पे और 667 पे। जबकि IR में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि IR में कितने आने चाहिए, 4, लेकिन 2 आए। तो इस तरह से जो हैं हमारा जो पॉसिबिलिटी हैं वो कम होती हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये टॉपिक हम नेक्स्ट अपने वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।